यहां हौसला उम्र पे भारी है। लूला डे सिल्वा जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, 79 ईयर्स की एज है। इनके ऊपर ये बात बड़ी सटीक बैठती है क्योंकि जो रोल ये निभा रहे हैं अभी जियो पॉलिटिक्स में, स्पेशली ब्रिक्स को मजबूत करने में, और यूएस की जो एक पॉलिसी है कि अपना डोमिनेंस को इतना मजबूत कर ले, इतना बढ़ा ले कि लगे कि दुनिया में उसके सिवा कोई नहीं, उसको खुलेआम चुनौती देकर के मजबूती से फाइट करने का काम ब्राजील के राष्ट्रपति कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक। आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी इस फास्ट ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब करिए। साथियों सारी बात करते हैं लूला डे सिल्वा साहब का। आपको पता है सारा मुद्दा पीछे दिनों से क्या चल रहा है। ट्रंप ने जब इनके साथ में, जब इनका टेंशन जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ब्राजील के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगा दिए। जब ब्राजील पे टैरिफ लगाए तो उद्देश्य यह था भी ब्राजील झुकेगा, हमें नमस्कार करेगा, बात करेगा और सॉल्यूशन चीजों का निकाल के उस हमारे पक्ष में, नहीं अमेरिका अपने पक्ष में, उसे सौदेबाजी कर लेगा। अब यहां पे जो लूला डे सिल्वा है, इनका कमिटमेंट बहुत मजबूत जो है वो दुनिया में दिख रहा है। ब्रिक्स को लेकर के या स्पेशली कहिए ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज को एक करने में या अमेरिका का विकल्प तैयार करने में जितने मजबूती के साथ में कंस्ट्रक्टिव काम लूला डे सिल्वा कर रहे हैं, उतना अभी कोई ब्रिक्स का और मेंबर करता नहीं दिख रहा है। क्योंकि रशिया डायरेक्टली वॉर में उलझा है, चाइना जो है वो एक अपनी डिफरेंट पॉलिसी में है, इंडिया अभी जो टैरिफ्स को झटका जो इंडिया को भी लगा है, तो भारत अपने नए मार्ग तलाश रहा है। काम सभी उसी दिशा में कर रहे हैं, लेकिन जिसको हम एक अग्रसर कह सकते हैं उसकी भूमिका के अंदर लूला डे सिल्वा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं और बताता हूं। अभी आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग जो है वो होने वाली है और मोदी जी भी संभवतः अमेरिका जाने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग के लिए। आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि जो सबसे पहली जो भाषण होता है यूनाइटेड नेशंस में, जनरल असेंबली में, सबसे पहला वो ब्राजील देता है और उसके बाद के अंदर होस्ट नेशन यानी अमेरिका देता है। ये एक शुरू से चली आ रही परंपरा है, कोई नियम नहीं है, लेकिन खैर वहां पे भी नेतृत्व के रूप में तो ब्राजील है ही। तो यहां पे सर इन्होंने ब्रिक्स का एक मजबूत साथ निभाया। अब यहां पे जब ये वॉर बहुत एक तरह से जो हॉट टॉक बढ़ा, ठीक है, आपस में तनाव बढ़ा, तो इन्होंने ग्रिंगो शब्द का प्रयोग कर दिया था, जिसका मतलब होता है श्वेत मूर्ख व्यक्ति, यानी गोरी चमड़ी का वो आदमी जिसकी बुद्धि नहीं है और जिसको हम हमारी हिंदुस्तानी भाषाओं में, सरल भाषाओं में एक 3 अक्षर का प्यारा सा शब्द कहते हैं, बस वही इसके ऊपर आप लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ये ग्रिंगो इज नॉट गोइंग टू गिव मी ऑर्डर, मुझे आदेश नहीं दे सकते हो। आई एम ए प्रेसिडेंट ऑफ ए सॉवरेन नेशन एंड आई नो हाउ टू डील विद सॉवरेनिटी। ठीक है, तुम जो अपनी सॉवरेनिटी को हम पे थोप रहे हो, तुम्हारी सॉवरेनिटी से डील करना हमें आता है और हम हमारे हिसाब से विकल्प तलाश लेंगे, हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। अब इसी बीच में होता क्या है कि मीडिया से जब बात हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप से मीडिया ने सवाल पूछ लिया कि साहब क्या आप लूला डे सिल्वा से बात करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे वो कॉल करेंगे तो मैं पक्का बात करूंगा, आई एम ऑलवेज ओपन, हमेशा बात कर सकते हैं। तो कुल मिला करके इन्होंने इनको एक तरह से इनडायरेक्टली कॉल का ऑफर दिया कि भाई मुझसे बात करिए, बात करेंगे तो चीजों का सॉल्यूशन निकलेगा। लूला डे सिल्वा तो अपने मतलब एक जो इरादों का मजबूत आदमी होता है सर, वो अड़ जाता है। अड़ गए तो ग्रिंगो को अच्छा खासा जवाब मिला और जवाब देकर के इन्होंने जो शब्द प्रयोग किए वो ये किए थे, ट्रंप सेज लूला कैन कॉल हिम। अब लूला क्या कह रहे हैं? आई विल कॉल पीएम मोदी, रिप्लाइज ब्राजील लीडर। भाई मैं जो हूं ना वो मोदी को कॉल कर लूंगा, मैं शी जिनपिंग को कॉल कर लूंगा, मैं ट्रंप को कॉल नहीं करने वाला, क्योंकि ट्रंप बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनके टारगेट कुछ और है। और हां, एक शब्द और बोला था इन्होंने, इसी न्यूज के अंदर डिटेल में है कि मैं उन पे ये एहसान जरूर करूंगा, कॉल करके उनको इनविटेशन दूंगा COP30 का, COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो एनवायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज पे वो क्या सोचते हैं, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा। तो कुल मिला करके सर इसको कहते हैं कि जैसे सब्जी के अंदर जब छौंकन लगता है ना सर, तो वो कैसा गुबार पैदा करता है। इनके स्टेटमेंट ने एक तरह से नाक में जलन पैदा कर दी सर ट्रंप के, पर ट्रंप करे तो करे क्या। अब यहां पे क्या होता है, उसी क्रम में लूला डे सिल्वा ने ब्रिक्स को मजबूत करते हुए, ग्लोबल साउथ को मजबूत करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पे इनकी बात हुई और उससे एक तरह से एक मैसेज स्प्रेड हुआ कि अमेरिका जो है वो एक सोलो पावर के रूप में दुनिया में नहीं है, उसके विकल्प निश्चित रूप से मिल सकते हैं और निकल सकते हैं। आज एक फैक्ट को मैं जब पढ़ रहा था तो कुछ नई इंटरेस्टिंग बातें मेरी नजर में आई, उसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा आपसे, वो कॉन्टेक्स्ट आने दीजिए। तो यहां पे होता कि इन्होंने कहा कि ब्राजील के नेता ने कह दिया टैरिफ पे चर्चा के लिए ट्रंप को फोन नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका नेता बात करना नहीं चाहते।
बात करना उनका टारगेट है ही नहीं। वो अपने पक्ष में दबाव देना चाहते जैसा बाकी देशों के साथ में कर रहे हैं। लेकिन मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को फोन करूंगा। इस क्रम में प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर चुके हैं, बात इनकी हो चुकी है। अब आपको यह बात पता होना चाहिए कि ब्रिक्स को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप विशेष चिंता में है। उन्होंने अपने ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्रुथ सोशल, उसके ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ फॉर ब्रिक्स नेशन का ऐलान किया था। जबकि वो एक बारे में बोलते भी हैं एक तरफ कि भैया ब्रिक्स जो है वो कुछ भी नहीं है, नगण्य है, इग्नोर करके चलो, छोटे मोटा है, कोई डर वाली बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से अगर आपने 10% टैरिफ लगाया, इसका मतलब आपको टेंशन है। और ब्रिक्स ही आज के टाइम में डॉलर को बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। भारत ने, आपको पता ही, फॉरेन एक्सचेंज के लिए रुपये को, अभी 2-3 दिन पुरानी न्यूज है, उसको आगे किया है। चाइना उस बात को आगे बढ़ा ही रहा है, ब्राजील भी अब इस चीज को लीड कर रहा है। आगे देखिएगा क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ब्रिक्स पे 10% का एडिशनल टैरिफ से मतलब यह है कि दुनिया में किसी नए ग्रुप को शायद अमेरिका डेवलप होने नहीं देना चाहता, और यह इसका पुराना इतिहास है। आज कुछ डिप्लोमेट्स की डिबेट को मैं देख रहा था, वहां पे एक बात बड़ी कॉमन निकल के आई, भले ही वो चाहे कोई यूएस के पक्ष में बोल रहा था, यूएस के विपक्ष में बोल रहा था। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई कि भैया ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े वोकल किस्म के व्यक्ति हैं, ये थोड़ा सा खुल के बोल देते हैं, ज्यादा अभिव्यक्त करना जानते हैं। तो बाकी कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति अछूता नहीं है। यानी यहां पे माना जाए जी फलां राष्ट्रपति बड़े सीधे सरल थे और दुनिया के लिए भला किया, ऐसा कोई राष्ट्रपति यहां पे नजर आया नहीं। तो 10% एडिशनल टैरिफ लगा दिया। सारा उद्देश्य क्या है? व्यापार को अपने पक्ष में करना और अपनी कमाई को मजबूत करना। यहां से मेरे दोस्तों टारगेट मेजर जो इनके बीच में चैलेंज आ रहा है, वो रशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन का मतलब रशिया, रशिया का मतलब एक दूसरा ब्लॉक दुनिया में जो यूएस की पॉलिसीज, यूएस के एजेंडे के अगेंस्ट है या उनके विचारों से मेल नहीं खाता। अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड की जो सोच रखता है, उसके अंदर वो पूंजीवाद, उसके अंदर वो बाजारवाद, यानी आपके कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद को बढ़ाना चाहता है, कैपिटलिज्म को डेवलप करना चाहता है और बाजारवादी नीतियों को मूव करता है, आगे बढ़ाता है, क्योंकि अल्टीमेट उद्देश्य इनका फायदा है। ये जब शब्द में फायदा यूज कर रहा हूं, इस बात को समझिए। सर आपने कोई ये PL 480 वाला केस तो पता ही होगा, जब लाल बहादुर शास्त्री जी के कालखंड में भारत कई समस्याओं में घिरा था, तो अकाल भी एक समस्या थी। उस समय में जब अनाज की कमी हुई, तो भारत को दबाने के लिए पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को कहा कि भैया हम आपको ये गेहूं नहीं भेजेंगे यदि आपने वॉर नहीं रोका, सीज फायर नहीं किया। शास्त्री जी ने साफ मना किया, तुम्हारा गेहूं तुम्हें मुबारक, जय जवान जय किसान के नारे लगे थे और देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा। मेरे दोस्त साथियों, आपको वो इंफॉर्मेशन मैं देता हूं कि ये कैसे बाजारवादी लोग हैं। बहुत गौर करके सुनिएगा और समझिएगा अमेरिका क्यों एक तरह से उसका पूरा सेट ही पैटर्न गलत है। जिस समय पे इंदिरा गांधी जी का कालखंड था, तब भी एक ऐसा दौर आया था जब अनाज की कमी इस देश में हो गई थी, फसल नहीं हो पाई थी। तो भारत ने जब बात की अमेरिका से, भाई हमें गेहूं चाहिए, तो आप सोचिए एक प्राइस हो सकती है कि भैया एक सेट प्राइस है, मान लीजिए 10 to 10 की। अब आपको अगर कोई हेल्प मांग रहा है और किसी देश को आप अपने पक्ष में करना चाहें और वहां पे मानवीय कारण से भी कोई कमी पड़ी है, तो आप उसको सब्सिडाइज करके 2 रुपए 5 रुपए के आसपास ला सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन उस समय पे भारत की मजबूरी को देखते हुए लगभग 25 रुपए का ऑफर जो है अमेरिका की तरफ से भारत को किया गया, बहुत हाई प्राइस पे गेहूं। तो भारत की वो क्षमता नहीं थी। भारत ने कहा भाई गेहूं के बदले गेहूं, आप हमें गेहूं भिजवा दो, हमारी फसल हो जाएगी, हम गेहूं वापस भिजवा देंगे। अमेरिका ने मना किया, तो भारत ने, यूएसएसआर उस समय पे था, तो यूएसएसआर ने कहा भाई जितना चाहिए आप लीजिए, गेहूं के बदले गेहूं दे दीजिएगा। फसल आने के भी 2 साल बाद तक हमने गेहूं नहीं लौटाया था। आगे से कोई चर्चा नहीं हुई। जिस समय हमने कहा कि साहब हमारे पास गेहूं का स्टॉक हो चुका है, आप ले लीजिए, तो यूएसएसआर ने कहा कि अब आप इसको वियतनाम पहुंचा दो, क्योंकि जिस समय पे वियतनाम की भी कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो आप ये समझिए कि एक ऐतिहासिक जड़ें ऑल वेदर फ्रेंड की यूएसएसआर या रशिया की भारत के साथ में जुड़ी हैं, और अमेरिका का चरित्र भारत के पक्ष में हमेशा से ही घटिया रहा है। लेकिन जिस दौर से एक तरह से हवाई यात्राएं हो गई थी भारत अमेरिका संबंध की, वो अब हवा उसकी निकल चुकी है। तो समझिए, तो अमेरिका का सीधा टारगेट रशिया है, क्योंकि वो उसकी पॉलिसीज के ऊपर हमेशा पानी फेरने का काम करता है, क्योंकि वो एक गलत और अपने फायदे की बात करता है। यहां पे एक ग्रुप ऐसा बनता है जो एक, जिसको बोलते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, वैसा कुछ कहानी ब्रिक्स की है। ब्रिक्स एक डेमोक्रेटिक टाइप का एक ग्रुप बन रहा है जिसमें किसी एक का दबाव नहीं है। अब यहां पे रशिया को कंट्रोल करने के लिए या यूएसएसआर को कंट्रोल करने के लिए नाटो शुरू से बना हुआ है। आज आप देखिए ना, उस शीत युद्ध के दौर से सारा ये खेल चल रहा है। तो यूएसएसआर बहुत कंट्रोल में नहीं आया, कोलैप्स होने के बाद रशिया के रूप में खड़ा हुआ। अब रशिया यूक्रेन का वॉर, भले ही ये 15 अगस्त को मिल रहे हैं, क्या ये सौदा करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे भी जेलेंस्की को तोहफा मिलने वाला है। तोहफा ये मिलने वाला है कि जिसपे उसने, क्योंकि सगा तो सर ये किसी का नहीं है, किसी में तो सर फिर जेलेंस्की भी आता है।
इनको कौन सा ये को विशेष लगाव है भाई जेलेंस्की के साथ मुझे वफा करनी है। अमेरिका वफा नहीं करेगा और जेलेंस्की को खुद को डर भी है। हमने एक वीडियो के अंदर उसको कवर भी किया कि ये फरवरी से चीख रहा है कि भाई मुझे भी शामिल रखिएगा, कोई समझौता करते हो तो। इसको शामिल नहीं किया गया, समझौते में नहीं बैठेगा। अलास्का में जो मीटिंग होगी, खैर अमेरिका का मसला अलग है, उसकी नीति अपने फायदे की है, लेकिन रशिया मजबूती के साथ में उसको काउंटर कर रहा है और इसके प्रमाण हमें समय समय पर मिलते रहे हैं। अभी इन दिनों के अंदर जब यह मामला और खिसका तो ब्राजील तो बड़ा मजबूती के साथ में आगे आया। तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने क्या किया, एक ऐसा माहौल बनाया कि भैया हम जो है ना ब्रिक्स के बाकी देशों को यूनाइट करेंगे। और जो एक पॉलिसी अमेरिका ने लेके बैठा हुआ है कि भाई हम एकाधिकारवादी नीतियों को डेवलप करें, उस एकाधिकार की नीति पे चोट करना है। इन बिटवीन जो टैरिफ वॉर चला, भारत के ऊपर 25% प्लस एडिशनल 25% पेनल्टी करके रशिया को के अगेंस्ट में कि भाई रशिया से तुम तेल खरीदते हो, तुम पे ये ड्यूटीज वगैरह लग रही हैं। इस स्थिति ने भारत के लिए एक नया माहौल तैयार कर दिया जो कि भारत के लिए दूरगामी परिणाम स्वस्थ लेकर के आएगा। मेरी ये उम्मीद है। आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इस दौर के अंदर होता क्या है, भारत और चीन के बीच में नजदीकियां डेवलप हुई। आपको पता होगा कोई आने अभी जो रिसेंटली भारत के जो लीडर्स हैं वो रशिया भी जाकर के आए हैं, वो चाइना भी जाके आए हैं। अभी साल के अंत तक संभवतः रशिया के प्रेसिडेंट भी भारत के अंदर आने वाले हैं। चाइना के विदेश मंत्री का दौरा इसी महीने शायद होने वाला है। तो कारण क्या है कि ये आरआईसी का डेवलपमेंट अब तकलीफ देगा अमेरिका को। दूसरी तरफ रशिया और चाइना अपने मजबूत पार्टनरशिप के लिए जाने ही जाते हैं, दोनों देशों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। अब यहां पे ये डेवलप होता आरआईसी बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन आरआईसी के अंदर जब वो बीआरआईसी ब्रिक होके बैठ जाएगा तो सोचिए क्या होगा, बी फॉर ब्राजील। तो यहां पे भारत को अलग करने की कोशिश अमेरिका की बहुत हद तक नाकाम हो चुकी है और इसकी नाकामी का परिणाम या प्रमाण मिल जाएगा जिस समय पे ये यूक्रेन रशिया वॉर को किसी भी लेवल पे रुकेगा। तो क्योंकि वही कारण है टैरिफ्स का, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर रुकेगा टैरिफ तो रिमूव हो ही जाएंगे क्योंकि आधार वही है। उसके बाद में भारत क्या रिवर्ट जाएगा अमेरिका की तरफ, सर उसकी संभावनाएं जीरो है, जीरो, किसी कीमत पे नहीं। क्योंकि चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे कोई डिप्लोमेट हो या तो कोई हम जैसा साधारण व्यक्ति हो, सबकी सोच इसी दिशा में जा रही है कि भारत के साथ में जो चोट हुई है उससे सबक लेते हुए भारत को अब अमेरिका की तरफ रुख नहीं करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका की तरफ अब रुख किया तो शायद सर हमारी स्थितियां बहुत विकृत रूप में चली जाएंगी और फॉरेन पॉलिसी का उससे बड़ा पतन नहीं होगा। कारण क्या है कि हर चीज को आर्थिक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। जियोपॉलिटिक्स बहुत सारे और एंगल्स पे चलती है जिसमें आर्थिक एक छोटा पक्ष मात्र है। आपकी क्या सोच है जरूर बताइए। तो यहां पे आरआईसी की मजबूती के अंदर अब क्या है, ये आरआईसी की मजबूती जब बीआरआईसी ब्रिक बनती है, साउथ अफ्रीका जुड़ता है तो बीआरआईसीएस ब्रिक्स बनती है, और जब उसके अंदर और 5 देश जुड़ जाते हैं तो उसके साथ में फिर वो बीआरआईसीएस यानी ब्रिक्स प्लस बन जाता है। और ब्रिक्स का होता यही विस्तार ट्रंप को मजबूर कर देता है कि ये इसके ऊपर 10% का टैरिफ लगा देता है। ये 10% के टैरिफ ने तो इतना माहौल शायद बनाया नहीं बनाया, लेकिन ये जो टैरिफ और अलग अलग देशों के ऊपर इसने खेलना शुरू किया, स्पेशली ब्राजील के साथ और भारत के साथ, इसने इसके पूरे मामले को चौपट करके रख दिया जिसकी उम्मीद ट्रंप को नहीं थी। ट्रंप की इंडिया से सबसे बड़ी चिड़ क्या चल रही है कि भाई आप क्रूड ऑयल मत परचेज करिए। ये तो सर कहा जा रहा है कि अमेरिका की चिड़ ये है कि वो क्रूड ऑयल इंडिया परचेज करता है तो इसी पैसे से, डॉलर से वो यूक्रेन पे अटैक करता है। सर ये शायद कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगने वाली बात है, लेकिन सत्यता शायद ये नहीं है। सत्यता इससे कुछ दूर है। दूरी इस बात की है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के साथ में लग के यदि भारत ये कहता हां जी आपने सीज फायर करा दिया ट्रंप महोदय, आप शांति के मसीहा हैं, आपको शांति का नोबेल मिलना चाहिए, तो विश्वास करिएगा जो असीम मुनीर के साथ में इन्होंने डिनर किया वो डिनर शायद अजीत डोभाल के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ में कर रहे होते। यानी जो इनके तलवे चाट लेता उसको ये प्लेट चाटने का मौका दे देते। तो तलवे असीम मुनीर यानी पाकिस्तान ने चाट लिए तो उनको प्लेट चाटने का 2 बार मौका मिल गया और ये भाग करके वहां चले भी जाते हैं। इसकी आलोचना मैं नहीं, उनका पाकिस्तानी मीडिया खुद कर रहा है। अब उससे बेहतर यह हो गया कि चाइना के मन में एक अविश्वास का भाव जो है वो डेवलप हुआ है। अब धीरे धीरे भारत, चीन और रशिया संबंधों का बढ़ाव और दूसरी तरफ इनके साथ में पाकिस्तान की दुर्गति निश्चित है, क्योंकि जब ये किसी का सगा नहीं है तो पाकिस्तान का भी कैसे हो जाएगा। तो इस क्रम पे जब इन्होंने 25% एडिशनल टैरिफ की घोषणा करी, मामला खराब हुआ और यहां पे रशिया से दूर करने के प्रयास हुए। पूरा लंबा चौड़ा पोस्ट लिख करके बताया कि भाई हम रशिया के परवाह नहीं करते, इनकी तो इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है ये वो। तो कुल मिला के क्या है, हमें वार भी करना है, जैसे ब्रिक्स कुछ नहीं है 10% टैरिफ लगा दिया।
इंडिया और रशिया की इकोनॉमी कुछ नहीं है, 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया, सेकेंडरी टैरिफ आप हम पे लगा रहे हो। तो कुल मिलाकर के ये पूरा व्यापारिक नजरिया है, अपना भय दिखाना नहीं है, लेकिन भय के तहत लिए गए निर्णयों को जाहिर भी करना है। ये इनकी नीति पॉलिसी चली आ रही। भारत ने सर अब की बार जो एक तरह से इनकी फाइल ओपन की, चाहे फिर वो यूरोप हो चाहे फिर वो अमेरिका हो, ऐसा शायद बहुत लंबे समय बाद पहली बार इस जियोपॉलिटिक्स में देखने को मिला कि अमेरिका के अगेंस्ट में इतनी क्लियर बात, वो जो नहीं है, वो नायक फिल्म का एक मेम बड़ा वायरल होता है, अरे ये तो धोती खोल रहा है, तो ऐसा ही कुछ था। यही बात जब रणधीर जायसवाल साहब ने कही कि आप हमें सिखा रहे हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है, हमें आप ज्ञान दे रहे हो पेट्रोल, आप पेट्रोल के अलावा क्या नहीं खरीद रहे उनसे, आप यूरेनियम आपके न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए आप लेते हो, आप फर्टिलाइजर वहां से उठा रहे हो, आप गैस वहां से ले रहे हो, पूरा यूरोप वहां से खरीदारी कर रहा है, तो हमें ज्ञान देना बंद करो, पहले खुद सुधरो, उसके बाद में सुधरने का संदेश देना। यह सवाल जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, मुझे नहीं पता। ग्रिंगो, पता कैसे होगा? असल के अंदर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये पॉलिसी इनकी बहुत पहले से है। और हर उदाहरण में आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि अमेरिका ने, जैसे अभी जो टैरिफ वाली बात आई, तो क्या चाइना उसके साथ में खरीदारी नहीं कर रशिया से? पर चाइना पे टैरिफ नहीं है, क्यों नहीं है? बात हम कर चुके हैं, आज थोड़ी सी और करते हैं। अब देखो सर हुआ क्या, ये स्टेटमेंट बड़ा ओपनली जाहिर किया गया, पूरी दुनिया में ये फैला, और बाकी देशों को पता नहीं है क्या कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है। सबको पता है भारत मजबूती के साथ में अपने ब्रिक्स नेशंस के साथ में डेवलप करना रिलेशंस को शुरू यहां पे इसने कर दिया। अमेरिका की इसी हरकत की वजह से अमेरिका के ही इंटरनल पॉलिटिक्स में, फिर वो चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका हो या फिर निक्की हैली, जिनको आप जानते हैं ये यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की एम्बेसडर भी वहां पे रह चुकी हैं, इन्होंने भी कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो, चाइना को आप छूट दे रहे हो, और भारत जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर को, जो कि आपके क्वाड का एक मजबूत मेंबर है, जो इंडो पैसिफिक में आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक लीड जनरेट कर सकता है, जो चाइना को काउंटर करने में आपकी हेल्प कर सकता है, और इतने साल का हमारे उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने सारा पानी फेर दिया। ट्रंप, ये आपने क्या किया? ये रिपब्लिकन पार्टी से ही आती हैं, ठीक है, मतलब ट्रंप की पार्टी की समर्थक है विचारधारा, लेकिन विरोध में आ गई। अब यहां पर आप देखिए 90 डेज का पॉज पीरियड दिया था, उसको बढ़ा करके अगेन फिर 90 डेज बढ़ा दिया। तो ये आखिर में इतना ये ब्रोमांस क्यों? क्योंकि एक ब्रोमांस मोदी जी और ट्रंप के बीच में हुआ था, उधर से नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, तो एक माहौल बना था, पता नहीं कुछ हो जाएगा, तो वो ब्रोमांस की धज्जियां उड़ चुकी है। अब यहां पे 90 डेज प्लस 90 डेज खेला गया, तो चाइना के साथ में ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, कंट्रोल करने की स्थिति में वो नहीं है। अब यहां पे ट्रंप को टेंशन है इस डेवलप होते हुए ब्रिक्स की, अल्टीमेटली सारी फाइट इस पे है। और ट्रंप, विश्वास करिएगा, जिस दिन का कार्यकाल खत्म होगा, इनके कार्यकाल के खत्म होते होते आप दो चीजें इस दुनिया में देखेंगे। पहली चीज ये कि अमेरिका के पैरेलल, यानी दुनिया के लिए दूसरे कई विकल्प तैयार हो चुके होंगे, जिनमें से ब्रिक्स एक सबसे मजबूत व्यवस्था के रूप में डेवलप हो जाएगा। फिर वो इनकी चाहे करेंसी हो, फिर वो चाहे इनका अपना बैंक हो, या फिर इनके डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस हो, क्योंकि ये सारे देश सक्षम है। अगर देश उससे छूट के आएंगे, एक जगह आएंगे, तो सबको ग्रोथ का मौका मिलेगा। तो एक तो ये कि एक बड़ा इकोनॉमिक और एक डिप्लोमेटिक चैनल नया डेवलप हुआ आपको नजर आएगा। दूसरी चीज, अमेरिका इंटरनली वीक हो जाएगा, जैसा कि हमने बहुत पहले एक बात बोली थी, और हर वीडियो में लगभग बोलते हैं कि ये बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये हो जाएगा मेक अमेरिका अलोन अगेन, अमेरिका फिर से अकेला होगा। और अभी जब हमने इसको बहुत बार प्रचारित किया, तो बहुत कई जगह पे बहुत कुछ लोगों ने इसको शब्द का प्रयोग भी करना शुरू किया, जो कि हमारे लिए गौरव का विषय है। अब यहां पे सर ये ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव, अब चाइना के ऊपर जब ये महाशय पहुंचे, चाइना इनके लिए बड़ा टेढ़ी खीर बना हुआ है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमिक पोजीशन बहुत सॉलिड है, चाइना की डिप्लोमेटिक पोजीशन बहुत सॉलिड है, और सबसे बड़ी बात है जो विचारधारा है, विचारधाराओं में अंतर है। एक कम्युनिस्ट विचारधारा है, एक पूंजीवादी विचारधारा है, एक यहां पे लोकतंत्र को लेकर के चलता है, भैया हम प्योर डेमोक्रेसी हैं, एक अपने अलग तरह की पॉलिटिक्स को चलाते हैं। तो वैचारिक अंतर है। चाइना के अंदर अमेरिका के आगे झुकने को एक तरह से बदनामी के संकेत के रूप में देखा जाता है। तो सर इनके लिए सैंक्शंस के मायने रहे नहीं, जो कि रेयर अर्थ मटेरियल जैसे बहुत सारे इश्यूज के ऊपर अमेरिका को घुटनों पे ला दिया, और इनके बाद में बढ़ गई बात कि चलो ठीक है सर, अपन चीजों को सेटल करते हैं। दूसरी चीज, यहां पे युआन का जो बढ़ता हुआ क्रेज है, युआन के ऊपर लोगों का बढ़ता विश्वास है, यानी स्थानीय करेंसी जो ब्रिक्स, चाहे रूबल हो, रूपी हो, युआन हो, या फिर कोई और करेंसी हो, आपसी ट्रेड ने भी अमेरिका को परेशान किया। आपकी जानकारी के लिए बता, शी जिनपिंग ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, लिखा है द वर्ल्ड कैन मूव ऑन विदाउट द यूनाइटेड स्टेट्स। 100 years ago, the British Empire dominated global commerce, condemning more than 20% of the world's wealth.
मैनी बिलीव्ड इट्स सन वुड नेवर सेट। कहने का मतलब सर ये है कि दुनिया में अमेरिका के बिना भी दुनिया है। आज के 100 साल पहले ब्रिटेन का पूरा शासन इस दुनिया पे होता था और कहते थे कि भाई ब्रिटेन की सत्ता का कभी सूर्यास्त होगा नहीं। उनके दिन ऐसे आ गए हैं कि वो अमेरिका के हाथ जोड़ रहे हैं। तो ये तो समय का पहिया है सर, चलता है जी, चलता है। फिर ये चक्र घूम रहा है, चक्र घूमेगा और निश्चित रूप से ब्रिक्स की तरफ आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे सकता है कि दुनिया अमेरिका के बिना भी पॉसिबल है, जिसका भ्रम अमेरिका को है कि हम 4%, वी द 4% पीपल ऑफ द अर्थ, दुनिया के 4% लोग तो 96 को डोमिनेट करेंगे क्या सर? दुनिया कौन बर्दाश्त करेगी? आप बर्दाश्त करेंगे? किसी कीमत पे नहीं। तो कुल मिलाकर के सर अभी का मौका सारा का सारा ट्रेड पे टिका है। जिस देश का ट्रेड अच्छा है, जिस देश के पास पैसा अच्छा है, उस देश के आगे दुनिया सलाम करती है। अब यहां पे क्या हो गया कि ट्रेड को अपने फेवर में करने के लिए साहब को सपना आया था कि कुछ बेहतर कर लेंगे। सपना आया, अगले दिन कार्डबोर्ड लेके बैठ गए जी, इस देश पे इतना टैरिफ, इस देश पे इतना टैरिफ। टैरिफ टैरिफ खेलते खेलते हुआ क्या कि तनाव में बोल दिए कि अब इनके ऊपर हम 125%, 135% टैरिफ लगा देंगे, ये लगा देंगे। 90 डेज का सर इनको पॉज पीरियड दिया, रिपीट करके फिर 90 डेज लगा दिया। क्यों लगा दिया? देखो सर, अब हाँ इंटरेस्टिंग बात यह कि ये जो पॉज पीरियड चला, इसके बीच में सोयाबीन कहां से आ गया? सोयाबीन को समझिए सर, चाइना में सोयाबीन के लिए एक जैसे एक मेजर फसल में से है सर, इसको ना बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी जाती है सोयाबीन को। अब सोयाबीन का मेजर इंपोर्ट चाइना में होता है ब्राजील से, ठीक है। चाइना भी देखो, ब्राजील सबसे बड़ा है प्रोडक्शन में, फिर अमेरिका आता है, फिर अर्जेंटीना आता है, फिर चाइना आता है और फिर इंडिया आता है। ये 5 देश हैं दुनिया में जो सबसे बड़े सोयाबीन के उत्पादक राष्ट्र हैं। ये संभावित सूची मैंने बताई जो मेरे समझ में है, हो सकता कुछ आगे पीछे हो, लेकिन लगभग यही है। अब यहां पे ब्राजील से अपने डिमांड का ये बहुत बड़ी मात्रा का ये इंपोर्ट करता है चाइना। आप ये 2 नक्शे देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये सोयाबीन रोल कैसे प्ले कर रहा है। यहां पर जो ये सदर्न चाइना है, सदर्न चाइना मतलब ये वाला जो एरिया है, लगभग इस एरिया में सोयाबीन की विशेष कमी हो गई है वर्तमान समय में। ये जो मैंने एरिया हाईलाइट किया है। अब यहां पे आप प्रोडक्शन का पार्ट देखेंगे तो ये प्रोडक्शन का सबसे भारी एरिया है और ये वाला लिमिटेड प्रोडक्शन करता है, और यहां पे नाम मात्र का प्रोडक्शन होता है। और इस समय पे वर्तमान में प्रोडक्शन क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से प्रॉपर नहीं हो पाया। तो इस साल चीन के अंदर कमी पड़ गई सोयाबीन की। सोयाबीन की कमी पड़ी तो सर हुआ क्या? अमेरिका पहुंचा कि साहब लीजिए, हम आपको ऑफर करते हैं, हमारा सोयाबीन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लिख दिया कि चाइना को जरूरत है सोयाबीन की, तो हमारे जो सुपर क्वालिटी फार्मर ने सुपर क्वालिटी सोयाबीन उगाया है, हमें उम्मीद है कि चाइना जो है वो हमारे सोयाबीन के ऑर्डर को 4 गुना कर देगा, यानी 4x ऑर्डर कर देगा। तो आखिर में सोयाबीन बेचने पे क्यों डिपेंड हुआ भाई? ये ऐसा क्या लालच है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से इसको क्या मिल जाएगा? कारण यह है कि सबसे पहला तो इसका जो राइवलरी है ब्राजील, वो चाइना को सबसे ज्यादा सोयाबीन बेच रहा है। थोड़ा सा डेटा के ऊपर नजर डालें, पहले देखिए लिखा क्या इन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि चाइना इज वरीड अबाउट द शॉर्टेज ऑफ सोयाबीन और ग्रेट फार्मर्स, भाई बाकी सबके जो बेकारी हैं, और ग्रेट फार्मर प्रोड्यूसेस द मोस्ट रोबस्ट सोयाबीन। आई होप चाइना विल क्विकली क्वाड्रपल, माफ कीजिएगा, yes, quadruple is a soybean order. It's also a way to substantially reducing Chinese trade deficit with the USA. Rapid service will be provided. Thank you, President Xi. Sir, rapid services will be provided मतलब पिज्जा 10 मिनट में आके घर पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर के कि भैया जो देखो बाकी जगह डिले होता है, हम नहीं करेंगे, हमारा माल बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हमारा जो फार्मर है वो शायद ग्लोव्स पहन के खेती करता होगा, वो भी बहुत क्या बोला, ग्रेट है, महान है। तो कुल मिलाकर के ये जैसा एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी का आदमी क्या ऑफर देता है, प्राइवेट कंपनी क्या ऑफर देती हैं, कुछ कुछ वैसा इनका ऑफर लगा और बोला कि भैया अब हमारे को उम्मीद है इसमें 4x बढ़ाएंगे। ये भी इन्होंने एक वर्बल स्टेटमेंट इन्होंने दिया। तो मामला तो सर तीखा पड़ना था। असल में क्या है, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिस में बैठते हैं और ये थोड़ा सा इन्होंने आंकड़े देखे, व्यापारी आदमी आंकड़े तो देखेगा ही, आंकड़े देखे तो इनका दिमाग चकराया। इन्होंने आंकड़ों पे नजर करी, ये सर यहां से 1985 से लेकर के 2024 तक के आंकड़े हैं। 25 के आंकड़े रिलीज नहीं हुए तो हम 24 तक के आंकड़े आपके लिए लाए हैं। यहां पे यदि आप ट्रेड देखेंगे तो यहां पे 85 से लेकर के आप 90s के दौर तक आप आ जाइए तो लगभग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो लगभग बराबर है, कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन बाद में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर सर ये डिफरेंस सर बढ़ता जा रहा है। आप देखिए बढ़ता जा रहा है।
यहां पे आकर के 2009-10 के आसपास में कहीं थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन अभी लगभग 295 बिलियन यूएसडी के ट्रेड डेफिसिट है जो कि यूएसए झेल रहा है। कहने का मतलब यह है कि 144 बिलियन यूएसडी का ये 2020 से 24 के बीच में क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना के लिए, और 439 बिलियन यूएसडी का ये इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। तो कुल मिलाकर के इनका टारगेट है कैसे करके ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए। अब ये ट्रेड डेफिसिट को कम करने की ही तो कहानी है जिसके अंदर ये सारे टैरिफ और ट्रेड डील और ये सब के नाटक हो रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है ट्रेड डेफिसिट कम करके अमेरिका को फिर से हम ग्रेट बनाएंगे। लेकिन दुनिया ने अलग विकल्प निकालने शुरू कर दिए हैं। अब ये जो ट्रेड डेफिसिट इन फेवर ऑफ चाइना प्रॉपर है, तो इंपोर्ट ये और एक्सपोर्ट ये जो बीच का गैप है, सारा ट्रेड डेफिसिट है। अब ट्रंप को लगता है कि सोयाबीन के ऑर्डर को 4 गुना करा के मैं 2 काम करूंगा, ट्रेड डेफिसिट को कम करने में हेल्प मिलेगी, दूसरी चीज ब्राजील जैसा एक देश जो है वो उसे साइड आउट हो जाएगा, तो ब्रिक्स की यूनिटी में कहीं तो कमी आएगी और वो उसकी आत्मा को खुशी देगी। अब ये आंकड़े देख करके ट्रंप है परेशान, हैरान, क्योंकि इनको छोटी बात भी परेशान कर सकते हैं और बड़ी बात को भी इग्नोर कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ में किया। पाकिस्तान को सिर माथे बिठाया, लगता है जी तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, और जो सिंसियर थे उनके साथ में इसने मिसबिहेव किया, मिसबिहेव का परिणाम ये भुगतेंगे। अब देखिए सर आगे क्या होता है। जब ये अब इसी बीच के अंदर क्या होता है, लूला डिसिल्वा और शी जिनपिंग, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, मैं ट्रंप को कॉल नहीं करूंगा, मैं मोदी जी से बात करूंगा, मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा। तो इन्होंने क्या किया, कल शी जिनपिंग से इनसे फोन के ऊपर बात हुई। यहां पे रॉयटर्स ने इसको कवर किया कि भाई ये जो 2 लोग हैं, ब्राजील, लूला, चाइनीज, शी डिस्कसेस ब्रिक्स बायलैटरल अपॉर्चुनिटीज, यानी हम 2 देश मिलकर कैसे काम कर सकते। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, यहां पर जो एक मेजर पॉइंट है मैं वो आपको हाईलाइट करके बताता हूं। ये देखिए, द लीडर्स स्पोक फॉर एन आवर, पहली बात 1 घंटे तक बात हुई है, एग्रीइंग ऑन द रोल ऑफ G20 एंड ब्रिक्स इन डिफेंडिंग मल्टीलिटरलिज्म। मेरे दोस्तों बात को समझिएगा, बहुपक्षीयता को जिंदा रखना है। एक पक्ष के फेवर में दुनिया चले या एक पक्ष पूरा राज चलाना चाहे, उसको बर्दाश्त नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के सारे ओपन स्टेटमेंट अगेंस्ट यूएसए हैं, उसकी हेजेमनी के लिए हैं। अब यहां पे असल के अंदर खेल चला क्या है, कुल मिलाकर के 1 घंटे बात हो रही है, ब्रिक्स और G20 को मल्टीलेटरल से बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की बात है। इसके साथ में एकजुटता और आत्मनिर्भरता का मॉडल जो कि ग्लोबल साउथ के लिए और यूएसए की प्रोटेक्शनिज्म टाइप नीतियों का विरोध है। अमेरिका जो प्रोटेक्शनिज्म की नीति अपनाता है, हमारे देश के अंदर लाइए, आपको सेमीकंडक्टर बनाने हमारे यहां आ जाइए, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बाहर से रहेंगे तो आपको 200% टैक्स देना पड़ेगा। कुल मिलाकर खुद के देश में सबको बुलाने की बात है और अपने ट्रेड को बढ़ाना, ट्रेड डेफिसिट को घटाना, बाकियों से मतलब नहीं रखना, बस ये पॉलिसी इनकी चली है। अब क्यों सर, अभी ऐसा क्यों हुआ, इनकी फोन पे बात होने का कोई तो रीजन होगा। देखिए सर, अमेरिका चीन टैरिफ वॉर का दबाव बना हुआ है, ठीक है। वॉशिंगटन और बीजिंग ने 90 डेज के टैरिफ ट्रस्ट जो लिया है, डेडलाइन अब 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, ट्रिपल डिजिट ड्यूटी बढ़ोतरी टल सके। जो वॉर चला ना, हम ट्रिपल डिजिट में ले चलेंगे, वो बढ़ोतरी टले। और इसी बीच ट्रंप ने चीन से सोयाबीन खरीद बढ़ाने की खुली अपील की है, पर जमीन पर खरीद के फैसले कीमत टैरिफ पर टिके, राजी नाराजी पर नहीं, कि भाई आप कौन दोस्त होगा कौन नहीं होगा। मेन चक्कर क्या है, फैसले टैरिफ और कीमतों पर टिके हुए हैं, इसलिए चाइना जो है उसको एंटरटेन करने वाला नहीं है। आंकड़ा जो है सर वो चौंका देगा, 74.65 मीट्रिक टन ब्राजील से आया, जो कि टोटल 71% मार्केट शेयर करता है। कवर चाइना के सोयाबीन इंपोर्ट का, जो चाइना सोयाबीन इंपोर्ट करता है, अगर 100 किलो इंपोर्ट कर रहा है तो 74.65 केजी वो ब्राजील से मंगाता है, जो कि इसका 71% शेयर है। यूएस से सिर्फ 22.13 मीट्रिक टन, यानी अप्रोक्स 21%। और धीरे धीरे माल घट ही रहा है, बढ़ नहीं रहा। दूसरी चीज, यूएस की सोया विंडो जो है, यानी जो सोयाबीन चाइना जाता है, चीनी खरीदार ब्राजील की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यूएस बीन्स पर 23% का टैरिफ उनकी कीमत प्रतिस्पर्धा घटाता है। फिजिकल कीमतें कभी कभी सस्ती भले ही हों, मतलब जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है उसकी वजह से भी प्रभाव पड़ गया, तो मामला कहीं और जा रहा, भैया हम आपसे खरीदारी नहीं करेंगे, आपसे माल नहीं लेंगे। तो चाइना की जो इसका माल था ना कि भाई हम कोशिश करें हमारे प्रभाव में इनको उलझा ले, वो उन्हीं को उलझा रहा है, अमेरिका के लिए घातक है। जैसे ये ब्रिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म के रूप में उभारने में हेल्प कर रहा है, आप समझिएगा। एनबीडी यानी जो आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स बैंक जिसको लोकल करेंसी पे फोकस कर रहा है, रूपी, रूबल, युआन, ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है, ब्रिक्स प्लस हो चुका है और मेंबर्स आ रहे हैं, और यूएस का दबाव जो है वो हर दिन घट रहा है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है ग्लोबल साउथ के भीतर।
कि भैया हम उस पर निर्भर क्यों रहे, हम आपस में ट्रेड करते हैं, हम आपस में अपने रिजॉल्व को, हमारे प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और आपस में अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे तो चीजें स्थिर हो जाएंगी। अगर ऐसा होने लगेगा तो अमेरिका से पैसा बाहर निकलेगा तो अर्थव्यवस्था नीचे आएगी, अर्थव्यवस्था नीचे आएगी तो वॉलेटिलिटी डेवलप होगी और वो वॉलेटिलिटी ने अमेरिका की करेंसी डॉलर की हेजेमनी को चैलेंज सीधा सीधा कर देना, इसमें कोई शक नहीं है। टैरिफ राजनीति का उल्टा असर हुआ है और कृषि ट्रेड का धुरी बदलाव दिख रहा है। मतलब अब आपस में ये देश जो अमेरिका पे कहीं निर्भर थे खरीदने बेचने के लिए, आपस में अपनी ट्रेड को बढ़ा चुके हैं। तो हर बार की भांति ये चित्र बहुत फेवरेट है, पसंदीदा है, हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, आप भी चाहते ही होंगे, क्योंकि एक ध्रुवीयता जो अमेरिका ने बनाने की कोशिश की और सबसे बड़ी बात भाई मेरे राष्ट्र के सम्मान के खिलाफ आपने बोला है, इसको असम्मानित किया तो सर हम पीछे नहीं रहेंगे बोलने में। तो इसकी यूनिपोलैरिटी नहीं चल सकती और ये कट रही है, हर दिन कट रही है। ये किसी दिन ये बस हल्का सा और टूटेगा और ये अलग होगा, क्योंकि रशिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, ये ऐसे देश हैं आज के टाइम में दुनिया के, यदि ये अपने सिंगल विंडो सिस्टम को डेवलप कर लें, आपस में अपनी ट्रेड इकोनॉमीज को डाइवर्सिफाई कर लें, तो विश्वास कीजिए भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो यदि कहता है कि भाई हमारा ट्रेड तो 2% है इंडिया के साथ में, हम आपको इग्नोर करते हैं, तो समय के साथ में हमारे भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। क्षणिक रूप से तो सर हमें जो हमारी परिस्थितियां बनी उसका घाटा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो घाटा उस सबक की कीमत होगी जो सबक हमने ले लिया है। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। और ब्रिक्स की यूनिटी देश के लिए बहुत जरूरी है, हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। जो रूप रंग लूला डिसिल्वा दिखा रहे हैं, जिस तरीके से शी जिनपिंग चल रहे हैं, भारत भी वही मोड ले चुका और हम चाहते हैं कि इन दोनों से एग्रेसिव मोड भारत ले, तब तो सर मजे वाली बात भी हो। तो सर भारत रशिया की दोस्ती जिंदाबाद है, आगे बढ़ेगी, ब्रिक्स मजबूत होगा और 15 तारीख को हम ये उम्मीद करते हैं कि रशिया की जो भी डिमांड्स है उसको फुलफिल करते हुए ये युद्ध शांत हो। ये युद्ध शांत हो तो भारत के लगे हुए टैरिफ्स हटें, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत आगे बढ़े और हम जो ट्रैक नया अपनाया है उसी ट्रैक को बहुत मजबूती से आगे ले जाएं। इससे क्या होगा, सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। उम्मीद है ये एनालिसिस, ये डिस्कशन पसंद आया होगा। आप क्या सोचते हैं, अपने विचार जरूर रखिएगा, जिससे कि एक ओपन डिस्कशन शुरू हो सके। बाकी सब लोग भी आपके विचारों को पढ़ेंगे, अपना ओपिनियन देंगे। सबके ओपिनियन का स्वागत है। और हमारी प्रेजेंटेशन यदि ठीक लगी हो, पसंद आई हो, ट्रुथ नजर आया हो, इंसाइट नजर आई हो, इंपैक्ट नजर आया हो, बायसनेस नहीं दिखी हो, राष्ट्र प्रथम दिखा हो, तो सर हमारा हौसला बढ़ाइएगा, कमेंट करिएगा और आप हमें आशीर्वाद देना चाहें सब्सक्राइब करिएगा, बनिएगा इस परिवार का हिस्सा। ही आपका परिवार है। बहुत कम टाइम में आप लोगों के प्यार से हम बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। 100K की यात्रा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, आप हेल्प करिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून अगेन, बाय बाय, जय हिंद।